विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में मैं प्रदीप कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, हिंदू विद्यालय इंटर कॉलेज, तहसील जसवंत नगर, जनपद इटावा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 की एनसीईआरटी की विषय भौतिक विज्ञान का अध्याय 7 पढ़ेंगे और जिस अध्याय का नाम है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। प्यारे बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कि आज के हमारे मुख्य शिक्षण बिंदु क्या है। इस अध्याय में जो पहला शिक्षण बिंदु है कण निकाय तथा दृढ़ पिंड। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम लोग कणों के निकाय के बारे में पढ़ेंगे और दृढ़ पिंड क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दृढ़ पिंड कितने प्रकार की गतियां कर सकते हैं, दृढ़ पिंडों की कितने प्रकार की गतियां हो सकती हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा जो शिक्षण बिंदु है स्थानांतरण गति। दृढ़ पिंड स्थानांतरण गति किस प्रकार करेंगे इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दृढ़ पिंड घूर्णन गति भी कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। घूर्णन गति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो घूर्णन अक्ष होता है, तो घूर्णन अक्ष के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसके बाद कभी कभी जो घूर्णन अक्ष होती है वो भी घूमती है, तो एक नई प्रकार की गति होती है पुरस्रण गति, उसके बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। और अंत में प्यारे बच्चों, हम आपको कुछ अभ्यास कार्य भी देंगे घर के लिए, जिसे आप आपको घर पर अभ्यास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले पाठों में हमने पढ़ा है कोई भी कण वृत्तीय गति किस प्रकार करता है। आप सब जानते हैं जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर गति करता है एक समान चाल से, तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। कण का रेखीय वेग क्या होता है? अगर कोई कण स्मॉल t समय में x दूरी चलेगा तो उसकी जो रेखीय चाल या रेखीय वेग का परिमाण होगा वो क्या होगा? रेखीय चाल बराबर दूरी बटे समय, v = x/t। इसी प्रकार पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा है कोणीय वेग ओमेगा। कोणीय वेग ओमेगा क्या होता है? वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के द्वारा वृत्त के केंद्र पर एकांक समय में घूमे हुए कोण को हम कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा बराबर θ/t या कोणीय विस्थापन की समय दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कण द्रव्यमान के बारे में। पार्टिकल मास क्या होता है? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वह द्रव्यमान युक्त बिंदु जिसका आकार नगण्य हो कण द्रव्यमान कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि वो उसमें द्रव्यमान तो होगा लेकिन इतना छोटा होगा, जैसे कि छोटा सा आप कण मान सकते हैं, इतना छोटा होगा कि उसमें आकार लगभग नगण्य होगा, वो आपको दूर से स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो इतना छोटा हो, उसमें द्रव्यमान हो, उसे हम कण द्रव्यमान कहते हैं। प्यारे बच्चों, कण निकाय क्या होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब हम बहुत से कणों को मिला देते हैं आपस में तो आप सब जानते हैं पिंड बनता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर एक बृहद पिंड का निर्माण होता है। वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न कणों के समूह को कण निकाय या पिंड कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमने बहुत से कणों को एक कम्युनिटी यानी एक समुदाय का समूह बना दिया है, ग्रुप बना दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पिंड कहेंगे। अब पिंड बहुत से प्रकार के होते हैं, कुछ लचकदार पिंड होते हैं, कुछ दृढ़ पिंड होते हैं, कठोर पिंड होते हैं, फोम जिनको हम बाहर से दबाएं तो वो दब जाते हैं, जिनको हम बाहर से दबाएं तो वो नहीं दबते हैं। तो इसी प्रकार का इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आदर्श दृढ़ पिंड, परफेक्ट रिजिड बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे।
आइए इसकी परिभाषा को हम पहले जान लेते हैं। वह पिंड जिसकी सुनिश्चित एवं अपरिवर्तनीय आकृति होती है तथा बाह्य बल लगाने पर पिंड के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन नहीं होता है, आदर्श दृढ़ पिंड कहलाता है। क्या मतलब हुआ? जैसे आप ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं जो हमारे पास है, तो इसकी एक सुनिश्चित और अपरिवर्तनीय आकृति है। ये ऐसा आयताकार है ना, और आप ये देख रहे हैं। अगर इस पर हम बाहर से कोई ऐसे बल लगाते हैं ऐसे, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दबता नहीं है ना। तो ये हमारा एक तरीके से दृढ़ पिंड होगा। आदर्श दृढ़ पिंड व्यवहार में संभव नहीं होते हैं, क्यों? कितना भी कठोर पिंड क्यों ना हो, कितना भी दृढ़ पिंड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप बाहर से बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें विकृति तो आ ही जाती है। हालांकि वो बहुत दृढ़ पिंड होगा, जैसे लोहा होगा, है ना, हीरा होगा, तो अगर आप बाहर से बल लगाएंगे तो वो जो विकृति होगी वो नगण्य है, तो उसको हम लगभग आदर्श दृढ़ पिंड मान सकते हैं। अब जैसे आप मेरा ये हाथ हथेली देखिए, इस पर हम बाहर से बल लगा रहे हैं तो ये दब जा रहा है। आप देखिए इसको, ये यहाँ पे दब गया, फिर ये वापस आ रहा है, तो ये दृढ़ पिंड नहीं है। जो यहाँ पर ये मास है, ये दृढ़ पिंड नहीं है। यहां से हम उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास ये फोम है, फोम स्पंज सभी जानते होंगे, जो कुर्सियों वगैरह में लगा रहता है, या स्पंज की बॉल होती है, तो उसको जब हम बाहर से उस पर बल लगाते हैं, अगर इस फोम पर या स्पंज पर हम बाहर से जब बल लगाएंगे तो ये दब जाएगा। तो ये दृढ़ पिंड क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने बाहर से बल लगाया तो इसके ये दो जो कण थे, इनके बीच की दूरी अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो आप देख रहे हैं यहाँ दूरी कम हो गई। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि दृढ़ पिंड वो होगा एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन नहीं होता है। तो यहां पर क्या है कि दोनों के बीच की दूरी परिवर्तित हो रही है, इसलिए जो स्पंज है वो दृढ़ पिंड नहीं होता है। अब दृढ़ पिंड क्या होता है कि इस पर अगर हम बाहर से बल लगाएं और उसके किन्हीं भी दो कणों, यहां पर हमने ये लिए हैं, आप कोई और ले सकते हैं, के बीच की दूरी बाह्य बल लगाने पर परिवर्तित ना हो, जैसे जितनी दूरी यहां है उतनी ही दूरी यहां पर है, तो उसको हम दृढ़ पिंड कहते हैं। एक चीज और है, यहां पे सापेक्ष लिखा हुआ है, इस शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इस पूरे पिंड को अगर उठाकर हम आगे की तरफ ले जाए, जैसे बाहर से हमने बल लगाया, इसको यहां से बल लगाकर पूरे पिंड को उठाकर अगर हम यहां पर ले जाए, तो क्या इनके कणों के बीच सापेक्ष दूरी में परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब ये पूरा पिंड यहां पर पहुंच जाएगा तो पहला वाला पिंड यहां होगा, दूसरा वाला पिंड वहां पर होगा, तो उनके बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं, जब बाह्य बल के द्वारा इस पूरे पिंड को उठाकर हम यहां ले गए, तो जितनी दूरी ये वाला कण चलेगा यहां तक आने में, उतनी ही दूरी ये वाला कण चलेगा यहां तक आने में। तो उनके बीच की जो म्यूचुअल डिस्टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दृढ़ पिंड की गतियों के बारे में। जो दृढ़ पिंड होता है वो कितने प्रकार की गतियां कर सकता है? दृढ़ पिंड 3 प्रकार की गतियां कर सकता है। नंबर 1 शुद्ध स्थानांतरण गति, ट्रांसलेशनल मोशन। नंबर 2 शुद्ध घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन। और तीसरा होता है इन दोनों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, स्थानांतरण तथा घूर्णी गति का संयोजन। तो प्यारे बच्चों, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, शुद्ध स्थानांतरण गति। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि किसी क्षण पिंड के सभी कण समान वेग से एक दूसरे के समांतर गति करते हैं, शुद्ध स्थानांतरण गति कहलाती है। आइए इसको हम
समांतर है तो वो क्या होता है, समतल। अगर उसी तल को हमें आदत तल या इंक्लाइन प्लेन या नत समतल बनाना है तो हमें क्या करना होगा, उसको पृथ्वी तल से किसी कोण पर ऐसे झुका देना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये वाला तल है ये पृथ्वी तल से किसी कोण थीटा पर झुका हुआ है। जैसे आप कभी रोड पर जाते होंगे और कहीं पर आपको पुल मिल जाता होगा तो वहां जो पुल के बाद ढलान होती है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहां पर हमने एक दृढ़ पिंड को, जो कि एक आयताकार ब्लॉक जैसा है, इसको हमने यहां पर रख दिया है। तो आप समझ रहे हैं सामान्य अनुभव से कि अगर हम इसको यहां पर रखेंगे तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसलेगा, नीचे की तरफ ये गति करेगा। तो ये क्या है, स्थानांतरण गति। ये अपना स्थान बदलेगा, अभी यहां है तो कुछ देर बाद यहां आ जाएगा, कुछ देर बाद यहां आ जाएगा। तो इस गति की विशेषता क्या है, किसी क्षण पिंड के सभी कण, जैसे मान लो किसी भी टाइम में किसी क्षण जो हमारा ये पिंड है वो इस स्थिति में यहां पर है, तो इसके ढेर सारे कणों से मिलकर ये बना है। इसके किन्हीं दो कणों पर हम अपने माइंड को फोकस करते हैं। ये वाला कण पहला है और ये दूसरा कण है। तो जितना वेग इसका होगा उतना ही वेग इसका होगा, मतलब दोनों की दिशाएं समान होंगी। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के समांतर गति कर रहे हैं और इस क्षण यहां पर B1 और B2 कैसे हैं, बराबर। सभी कण समान वेग से एक दूसरे के समान वेग से गति करते हैं, समान वेग से एक दूसरे के समांतर गति करते हैं, शुद्ध स्थानांतरण गति कहलाती है। हाँ, अब किसी क्षण हमने क्यों बोला, क्योंकि जब ये पिंड जो है जब ये यहां से यहां आ जाएगा तो आप जानते हैं जैसे जैसे नीचे जाएगा इसका वेग बढ़ेगा। तो जब इसका वेग बढ़ेगा तो इसके जब ये वाला कण यहां आ जाएगा, ये वाला कण यहां आ जाएगा, तो जितना वेग इसका बढ़ेगा उतना ही इसका बढ़ेगा। यानी जब किसी दूसरे क्षण ये वाला पिंड इस जगह पर होगा, उस स्थिति में भी इन दोनों वेगों का मान बढ़ गया होगा। जैसे इसका मान यहाँ पर 4 है तो इसका मान भी 4 होगा। जब ये पूरा पिंड यहाँ आ जाएगा तब इसका मान अगर 6 हो गया तो इसका भी 6 हो जाएगा। यानी किसी क्षण सभी कणों का वेग समान होगा, तो उसे हम शुद्ध स्थानांतरण गति कहेंगे। अब जो शुद्ध स्थानांतरण गति है उसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे आपके पास कोई एक ठोस पिंड है, आयताकार है, या हम किसी किताब को ही ले लेते हैं और किताब को हवा में ऐसे उछाल देते हैं। हवा में इस प्रकार उछाले कि वो ऐसे घूमे नहीं। जैसे ये चीज है, इसको हमने उछाला तो ये सीधा सीधा ऐसे जाके ऐसे आ जाए। जैसे सर्कस में जो कलाकार होते हैं जब वो छलांग लगाते हैं तब तो वो ऐसे घूमते हुए जाते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर कोई चीज ऐसी है कि वो हवा में ऐसे परवलयाकार मार्ग पर जा रही है तो वो कुछ ऐसे जाए, उसकी जो संरेखण है वो परिवर्तन ना हो। अगर ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा ही रहेगा, यहाँ भी ऐसा ही रहेगा, तो आगे तो बढ़ेगा लेकिन इसकी दिशा हमेशा यही रहेगी। तो ये ऐसे करेगा। तो वैसे हमने माना कि एक पिंड जो है वो यहाँ पर इस दिशा में है, तो ये क्षैतिज के साथ जो इसकी ऊर्ध्वाधर रेखा है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर हम दो कणों पर फोकस करते हैं। एक ये इसका द्रव्यमान केंद्र है जो कि हम इसी अध्याय में आगे बढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र के बारे में। अभी आप इसे समझ लो कि इसका ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये O है और ये दूसरा कण है ये P। तो इस स्थिति में इन दोनों कणों का वेग ये वो कैसे होंगे, समान होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक दूसरे के समांतर है। जब ये पिंड ऐसे गति करते हुए यहां पर पहुंचेगा उच्चतम बिंदु पर, तब क्या होगा, तब ये दोनों जो कण है यहां पर इस क्षण O और P इनका वेग समान होगा। ये जो वेग है इस वाले वेग से भिन्न होगा, क्योंकि जैसे जैसे पिंड ऊपर जाता है उसका वेग कम होता चला जाता है। अब फिर जब यही पिंड आगे बढ़ता होगा यहां पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा,
तो फिर जैसे जैसे ये नीचे जाएगा पिंड उसका भी वेग बढ़ेगा, सभी कणों का वेग बढ़ेगा। लेकिन इस स्थिति में भी इन दोनों कणों का वेग आपस में समांतर और समान है। इस वेग का मान इस वाले वेग से अलग है, डिफरेंट है, भिन्न है। हाँ, एक ही जो हम लोग यहाँ देखते हैं, O और P को मिलाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, जितना यहाँ क्षैतिज के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, उतना ही कोण यहाँ भी बना रही है। आप देखिए, O और P को मिलाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, यहाँ पर भी क्षैतिज के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, और यहाँ पर भी ऐसा है, क्षैतिज के साथ O और P को बनाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस प्रकार हम लोग स्थानांतरण गति को समझ चुके हैं। अब हम लोग नंबर 2 शुद्ध घूर्णी गति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, शुद्ध घूर्णी गति, इसकी परिभाषा हम लोग पहले जान लेते हैं। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि पिंड के सभी कण समान कोणीय वेग से वृत्तीय गति करते हैं तथा सभी वृत्तों के केंद्र अक्ष पर स्थित होते हैं, शुद्ध घूर्णी गति कहलाती है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये एक अक्ष है जिसको हम घूर्णन अक्ष कहते हैं, और ये दृढ़ पिंड है। ये इस घूर्णन अक्ष के परितः ऐसे घूम रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये ग्लोब है, तो ये ग्लोब को हम दृढ़ पिंड मान सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये घूर्णन गति है। घूर्णन गति के उदाहरण हम लोग समझे, अगर छत के पंखे की गति, तो जो छत का पंखा होता है उसकी पंखुड़ियां ऐसे ऐसे घूमती है ना, और उसकी घूर्णन अक्ष कहाँ होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, पंखुड़ियां ऐसे ऐसे घूमती है। वैसे ही जो कुम्हार के चाक की गति होती है, कुम्हार का चाक जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, उसको भी अगर आपने देखा हो तो उसमें भी ऐसे ऐसे घूर्णन गति होती है। आप इस ग्लोब को ध्यान से देखिए, ये घूर्णन गति है इस तरीके से। इसमें होता क्या है, इसकी जो घूर्णन अक्ष है वो ऐसी आर पार यहां से इधर से जा रही है, इसके अंदर से ऐसे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी कण समान कोणीय वेग से वृत्तीय गति करते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, और सभी वृत्तों के केंद्र अक्ष पर स्थित होते हैं। यहां देखिए, यहां पर हम दो कणों पर फोकस करते हैं। ये पहला पार्टिकल है P1 और ये दूसरा पार्टिकल है P3। तो जब ये घूर्णन अक्ष के परितः ये पिंड ऐसे घूमेगा, तो ये कण भी ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ये जो कण है वो क्या करेगा, वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा। सभी कण समान कोणीय वेग से वृत्तीय गति करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। तो ये भी वृत्तीय गति ऐसे करेगा, और जितने भी ये वृत्ताकार मार्ग होते हैं उन सभी का जो केंद्र होता है, सेंटर, वो कहां स्थित होता है, इस घूर्णन अक्ष पर स्थित होता है। ये देखिए C1 और C2। यहां आके हम लोग समझते हैं, जो कण यहां पर होगा वो कैसे घूमेगा, ऐसे वृत्ताकार मार्ग होगा, तो उसका सेंटर कहां होगा, यहाँ के अंदर होगा। फिर जो कण यहां पर होगा, जब ये पिंड घूमेगा तो वैसे घूमेगा, तो उसका बड़ा सा वृत्त बनेगा, तो उसका अंदर सेंटर होगा। फिर जो कण यहां पर होगा वो भी ऐसे घूम रहा है। तो जितने भी ये वृत्ताकार मार्ग है, सभी एक रेखा मार्ग है, सभी के केंद्र एक रेखा पर स्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं घूर्णन अक्ष। अगर सभी कणों के वृत्ताकार मार्गों के केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो घूर्णन अक्ष प्राप्त होती है। ये हमारी घूर्णन अक्ष बनती है। घूर्णन अक्ष तथा घूर्णन तल सदैव लंबवत होते हैं। कैसे? जैसे आप हमारे हाथ को देखिए, ये जो हमारा हाथ है, इसको अगर हम कुछ देर के लिए दृढ़ पिंड मान लें, तो ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसकी घूर्णन अक्ष कहां पर है, ये इसकी घूर्णन अक्ष ये है, इसके परितः ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऊर्ध्वाधर घूर्णन अक्ष। तो घूर्णन तल क्या हो गया, ये हमारा घूर्णन तल है।
और घूर्णन अक्ष क्या है ये, तो आप ध्यान से देखो, साफ दिख रहा है कि घूर्णन अक्ष और घूर्णनफल कैसे है, परस्पर लंबवत। अब घूर्णन अक्ष के हम आपको थोड़े से और उदाहरण दे देते हैं। जैसे हमारा नाम प्रदीप है, अगर हमसे कोई पूछता है क्या आपका नाम रवि है, और हमें मुंह से नहीं बोलना है, केवल इशारे से बताते हैं, तो हम कैसे बताएंगे? मतलब हमारा नाम रवि नहीं है, हमारा नाम क्या है, प्रदीप। तो हमें अगर नहीं बोलना है और बोलना नहीं, सिर्फ इशारा करना है, तो ऐसे ऐसे करेंगे। तो जो हमारा चेहरा है वो ऐसे ऐसे घूर्णन गति कर रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे ऐसे घूर्णन गति कर रहा है। तो इसकी घूर्णन अक्ष कहां पर होगी, यहाँ पर ऐसे। जो हमारा सिर है यहाँ से ऐसे जाएगी और हमारा पिंड ऐसे ऐसे, तो हमारा पिंड इस तल में ऐसे ऐसे घूर्णन कर रहा है और घूर्णन अक्ष ये है। तो घूर्णन अक्ष और घूर्णन का लंबवत होते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछता है क्या आपका नाम प्रदीप है, तो हम क्या जवाब देंगे, हाँ। अगर कोई शर्त रख दिया आपको बोलना नहीं है, क्योंकि इशारे से कहना है, तो आप हाँ कैसे बोलेंगे? जरा मेरे चेहरे पे देखिए, मतलब मैं हाँ बोलूं तो हमारा जो चेहरा है वो ऐसे ऐसे घूर्णन कर रहा है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस बार जो घूर्णन अक्ष होगी वो ऐसी होगी, जो हमारे दोनों कान है यहाँ से ऐसे क्षैतिजता ऐसे ऐसे गुजरेगी। तो हमारा चेहरा ऐसे ऐसे घूर्णन कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो अब की बात जो घूर्णन तल है वो ये है, और घूर्णन अक्ष ये है ना। फिर देखिए आप ये इस तरीके से, तो घूर्णन अक्ष अब ये हो जाएगी, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि घूर्णन गति में सभी कणों का कोणीय वेग समान क्यों होता है। जरा इस चित्र पर हम लोग ध्यान देंगे। ये दृढ़ पिंड टाइप का है। यहां पर जो इसकी, जैसे कभी कभी पुरानी घरों में जो स्लीपर होती है, जिसमें वो आगे एक होल भी होता है, अगर होल को ऐसे वहां पे ऐसे लकड़ी से हम रोक दें और फिर इस स्लीपर को ऐसे हम घुमाएं, तो जो घूर्णन अक्ष है हमारी वो ये है, ये घूर्णन अक्ष है, राइट। और ये हमारा दृढ़ पिंड है, तो दृढ़ पिंड ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ये घूर्णन अक्ष है। तो जब ये पिंड घूमकर यहां आ जाएगा, तो ये पहला, ये दूसरा कण है और ये पहला कण है। तो जब ये पिंड यहां आ जाएगा तो दूसरा कण यहां आ जाएगा और पहला कण यहां आ जाएगा। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, ये हमारी घूर्णन अक्ष है ऐसी। तो पहला कण जितने समय में यहां से यहां तक पहुंचेगा, उतने ही समय में दूसरा कण यहां से यहां तक पहुंचेगा। क्या मतलब हुआ कि अब हम ये सिद्ध करते हैं कि इनके कोणीय वेग समान क्यों होते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बटे टी। तो ये जो चाप आप देख रहे हैं, इसमें टी समय में जितना कोण यहां पर घुमा है, उतना ही कोण जो ये वाला चाप है उसने भी यहां पर घुमा है। तो थीटा कैसा है, दोनों के लिए समान, इसलिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 समान होंगे। यानी घूर्णन गति में, शुद्ध घूर्णी गति में सभी कणों का कोणीय वेग समान होता है। ओमेगा कैसा होता है, समान। परंतु ये लिखा हुआ है रेखीय वेग भिन्न भिन्न होते हैं। आइए हम सिद्ध करते हैं कि रेखीय वेग भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। देखिए, जितने समय में पहले कण को इतनी दूरी चलनी पड़ी, उतने ही समय में दूसरे कण को इतनी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। तो जब समय समान हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो चाल है वो वेग का परिमाण होती है, आप जानते हैं इस चीज को। तो जब समय समान है, दूसरे कण को ज्यादा दूरी चलनी है, तो फिर उसकी चाल भी ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं B2 इज ग्रेटर देन B1, B1 कम है और B2 ज्यादा है। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध घूर्णी गति और शुद्ध स्थानांतरण गति का संयोजन। प्यारे बच्चों, दृढ़ पिंड की जो तीसरी प्रकार की गति होती है, अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। स्थानांतरीय तथा घूर्णन गति का संयोजन। जैसा कि इसका नाम ही सब कुछ बता रहा है कि जब कोई दृढ़ पिंड इस प्रकार गति करे कि वो घूर्णन गति भी करे
और स्थानांतरी गति भी करे तो हम कहते हैं स्थानांतरी और घूर्णन गति का संयोजन। जैसे जब सड़क पर कोई ट्रक चलता है तो जो उसका पहिया होता है, आपने पहिया देखा होगा, तो पहिया ऐसे ऐसे घूमता है ना, तो घूमता भी है और आगे की तरफ भी बढ़ता है। तो ऐसे घूमेगा तो घूर्णन गति हो गई, जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो क्या होगी, स्थानांतरी गति। तो दोनों का संयोजन होता है। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आनंद तल है इसमें आप देखिए, अगर आप कोई गेंद यहाँ पर रखेंगे तो गेंद ऐसे घूमती हुई नीचे की तरफ आएगी और आगे भी बढ़ेगी, तो घूर्णन भी कर रही है और स्थानांतरण भी हो रहा है। तो ये दोनों प्रकार की गतियों का संयोजन है। ये आप देखिए एक चित्र है, ये चित्र हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सर्कस में जो कलाबाज होते हैं, जब वो छलांग लगाते हैं, आपने देखा होगा, वो ऐसे ऐसे कलामुंडी खाते हुए फिर ऐसे नीचे आ जाते हैं। तो क्या हुआ कि वो ऐसे घूमते भी रहते हैं और आगे भी बढ़ते रहते हैं। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, अगर इस चीज को ऐसे हम घुमाते हुए ऐसे ऐसे फेंका तो ये आगे भी गई और घूमी भी। अभी इसका जो संरेखण है वो ऊपर की तरफ है, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया। तो घूर्णन गति भी हो रही है और स्थानांतरण गति भी हो रही है। इस प्रकार के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पुरस्करण। ऊर्ध्वाधर के परितः लट्टू की अक्ष पर शंख बनाते हुए घूमना पुरस्करण कहलाता है। जी हाँ, आप सभी ने बचपन में जो लट्टू होता है उसको जरूर खेल खेल में घुमाया होगा और आपकी यादें ताजा हो रही होगी। तो जब वो लट्टू घुमाते हैं तो लट्टू शुरू में तो ऐसे ऐसे सीधा घूमता है, जब वो रुकने वाला होता है तो वो आप ध्यान से देखिएगा, वो ऐसे मटकते हुए इस तरीके से ऐसे वो ऐसे ऐसे घूमने लगता है। क्या मतलब होता है, जो उसकी अक्ष होती है वो भी ऐसे ऐसे घूमने लगती है। ऊर्ध्वाधर के परितः, तो जो ऊर्ध्वाधर है वो ये है, लट्टू हमारा ये, इसकी जो लट्टू की अक्ष है वो ये है। तो लट्टू की गति अंतिम चरणों में जब वो रुकने वाला होता है तो आप उसको देखिएगा, उसकी जो अक्ष होती है वो ऐसे ऐसे घूमती है। तो लट्टू की अक्ष का शंख बनाते हुए, तो वो एक शंख बनाती है, शंख बनाते हुए घूमना पुरस्करण करता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये लट्टू की अक्ष है, ये ऐसे इस तरीके से अक्ष घूमती है। ऐसे ही आपने वो देखा होगा, जो कभी कभी टेबल फैन होता है तो उसमें ऐसा लगा होता है, उसको जब हम चालू करते हैं तो वो ऐसे ऐसे घूमता है ना। तो फैन की जो अक्ष होती है वो ऐसी होती है, तो अक्ष कभी इधर होती है फिर इधर होती है। घूमने वाला जो पंखा होता है ये नॉर्मल है, सभी ने देखा होगा इस तरीके से। तो ये भी पुरस्करण गति होती है। बच्चों, अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि दृढ़पिंड क्या होता है, दृढ़पिंड कितने प्रकार की गतियां कर सकता है, स्थानांतरण गति, घूर्णी गति और उसका संयोजन भी कर सकता है। घूर्णन अक्ष क्या होता है, घूर्णन तल क्या होता है, ये सब हमने समझा। और अंत में हमने समझा कि पुरस्करण गति क्या होती है। प्यारे बच्चों, आपके लिए अभ्यास कार्य भी, जी हाँ, गृह कार्य है, आप पर इसको करेंगे। अपने आसपास शुद्ध घूर्णी गति करने वाली वस्तुओं की पहचान करें। जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आसपास ऑब्जर्वेशन करें, परीक्षण करें कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो घूर्णन गति करती हैं और उनकी एक लिस्ट बनाएं। ये आपका गृह कार्य है। क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है तो हम चाहेंगे स्टे से आप लोग घर पर रहें। स्वयं प्रभा चैनल जो कि अब ई विद्या में परिवर्तित हो गया है उसको आप जरूर देखें। और जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, उसमें भी ये वीडियो अपलोड किए जाते हैं, उनको भी आप जरूर देखें और इस संकट काल को भी अवसर में बदल सकते हैं। तो भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।